फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लैनेट। सो फ्रेंड्स, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाइए वो वीडियो देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हम क्यों पढ़ेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, इसमें है क्या। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, वो हमें रिलेशन देता है फोर्स की जो दो बॉडीज के बीच में आता है। इसमें दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें हमेशा हम जब भी पढ़ेंगे तो दो बॉडीज आएगी। किसमें? न्यूटन का जो थर्ड लॉ, इसमें दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट याद रखना। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो रट रखा होता है, वो डिफिनेशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस डिफिनेशन की वजह से हर एक स्टूडेंट ने जो है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे से समझ नहीं पाया होता, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए होते। उसको इजी लगता है उस डिफिनेशन से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, वो डिफिनेशन रट लेता, एग्जाम में लिख लेता, बस काम खत्म। लेकिन इतना नहीं है, ये थोड़ा डिटेल में, जितना आपको इजी लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, उतना इजी है नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, आप एक डिफिनेशन से जाता हूं। टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। चले हम इसी जो डिफिनेशन मैंने लिखी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी से हम समझते हैं ये है क्या न्यूटन थर्ड लॉ। इसी से समझते हैं। देखो, यहां पर जो है ना, यहां पर दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट आएगा, दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि क्यों? देखो डिफिनेशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जब तक किसी पे एक्शन नहीं करोगे तब तक वो आप पर रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। जब आप किसी पे एक्शन करोगे तभी वो आप पर रिएक्शन करेगा। सपोज मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, तो आप भी मुझे थप्पड़ मारोगे ना। ये जो है ना, ये फीलिंग है आपकी, जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो ये डिफिनेशन बता रही है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, अब आप मुझको थप्पड़ मारोगे, वो रिएक्शन हो गया। जो मैंने थप्पड़ मारा वो एक्शन था, जो आपने मारा वो रिएक्शन था। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, आपने जो ये समझ रखा है कॉन्सेप्ट कि टू एवरी एक्शन का जो मीनिंग है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, जब मैंने आपको थप्पड़ मारा, यहां पर जो मेरा जो हैंड है, जब ये आपकी चीक पे लगा, यहां पर लगा वगैरह, आपकी जो फेस पे लगा, तो यहां पर क्या होता है, जो ये फेस है ये आप पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और जो फेस है ये आपने जो मेरे हैंड पर है, फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर क्या आया, यहां पर वो वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं आया, मैंने थप्पड़ मारा आपने थप्पड़ मारा, वो नहीं है। यहां पर मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो जो मेरा फोर्स है हैंड का, वो किस पे आया, आपके फेस पर। तो वहां पर उसको हम बोलेंगे एक्शन, और आपकी जो रिएक्शन था किसका, आपके फेस का मेरे हैंड पर, उसको बोलेंगे रिएक्शन। तो यहां पर दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट है, आप समझते हैं डिटेल में होता क्या है। देखो यहां पर जो हमारे पास चार टाइप के फोर्सेस होते हैं, चार टाइप के फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार टाइप के फोर्स होते हैं। अब देखो, जो ये है ना डिफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है, बोर्ड समझो, एक बॉडी है, ही बॉडी, तो मैं भी एक दूसरी बॉडी हूं, ठीक है। जब मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, जब मैं इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूंगा, सपोज मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पर, और उल्टा किस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ना फोर्स, लेकिन ये वाली बॉडी जो है ये मुझे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी जितना मैंने किया। देखो मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया फोर्स, सपोज 5 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में ये क्या करेगी, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी मुझ पर। किस पर? मुझ पर। यहां पर जो फोर्स आया वो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मैंने इस पर लगाया, और जो बॉडी ने मुझ पर लगाया वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये याद रखना, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर हमेशा दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट आता है, एक्शन और रिएक्शन। देखो मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, बॉडी पर फोर्स लगा, पहले किसने लगाया फोर्स, मैंने लगाया, तो मेरा क्या आ गया, एक्शन आ गया, फर्स्ट बॉडी मैं आ गया, क्या, फर्स्ट बॉडी मैं आ गया। देखो फर्स्ट बॉडी जब दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, किस पर, फर्स्ट बॉडी जब सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाती है उसको एक्शन बोलते हैं। जब सेकंड वाली बॉडी कौन है, ये, क्यों, क्योंकि बाद में फोर्स ये लगाएगी, पहले मैं लगाऊंगा बाद में ये लगाएगी। अब जो सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी उसको रिएक्शन बोलते हैं, उसको रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट वाली बॉडी जो
फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड बॉडी पर जो फोर्स लगाएगी उसको एक्शन बोलते हैं, और जो सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी उसको रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन और एक्शन जो है ये जस्ट है फोर्स है, कोई नई चीज नहीं, ये फोर्सेस है। और ये जो रिएक्शन और फोर्स है इसको डिटेल में जानते हैं हम। अब एक्शन और रिएक्शन जो है, जो हम ये दोनों क्या है, फोर्सेस है। ये जो है ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगे। क्या? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो है ये दो बॉडीज पर एक्ट करेगी, हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे आएगी। समझो, देखो मैं एक बॉडी हूं, ये सपोज ये बोर्ड एक दूसरा बॉडी है, दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कैसे एक्ट करेगा? देखो जो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जब हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो दूसरी वाली बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली वाली बॉडी पर क्या करेगी, उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर भी तो वही बोल रहा है ना, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। न्यूटन का सेकंड लॉ भी दो बॉडीज की बात कर रहा है। जब आप एक पे फोर्स लगाओगे तो दूसरा बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी, तो वो दो बॉडीज आई। तो यहां पर भी क्या आई, एक्शन और रिएक्शन जो है ये कब होती है, जब दो बॉडीज होंगी। अब जब दो बॉडीज होगी तब क्या होगा, तब एक्शन और रिएक्शन, तब न्यूटन का थर्ड लॉ जो बोल रहा है वो होगा। देखो यहां पर दो बॉडीज है, मैं एक बॉडी हूं, मैं दूसरी है दूसरी बॉडी। जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो ये मुझ पे फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहां पर आया दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब ये जो दो बॉडीज है ना, जब एक्शन और रिएक्शन होगा तो जो एक्शन और रिएक्शन है ये एक साथ होता है, कभी ये अलग नहीं होगा। एक बार एक्शन हो गया, चलो छोड़ दिया, फिर बाद में रिएक्शन हो गया, नहीं, एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। क्या होता है? इट साइमल्टेनियसली होता है, ये एक साथ होता है। देखो यहां पर इस बोर्ड पे मैं क्या लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। अब ये वाला बोर्ड भी मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, इसने इस डायरेक्शन में लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, लेकिन याद रखना यहां पे मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। देखो 5 न्यूटन का लगाया मैंने, तो यहां पर इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मुझ पे। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, क्या आया, 5 न्यूटन। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है एक्शन और रिएक्शन में। क्या? मैग्नीट्यूड्स आर सेम, दोनों बॉडीज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखो पहले हमने क्या बोला, एक्शन और रिएक्शन दो बॉडीज पे आता है, दो बॉडीज पे एक्ट करता है। कैसे? जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तभी तो दूसरी बॉडी मुझ पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, आया एक कॉन्सेप्ट। और ये एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। कैसे? देखो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तभी तो वो मुझ पे फोर्स लगाएगा ना। एक्शन और रिएक्शन जो है ये पेयर है, ये हमेशा जुड़वा, मतलब एक साथ होंगे, कभी ये अलग अलग नहीं होंगे। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो तभी तो ये मुझ पे फोर्स लगाएगा ना। तो तभी तो न्यूटन का थर्ड लॉ वही बोल रहा है, जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तभी दूसरी बॉडी आप पर फोर्स लगाएगी। अब वो जो फोर्स है वो एक साथ होता है और दो डिफरेंट बॉडीज पर होता है। जब देखो ये बॉडी है, इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जबकि ये वाली बॉडी मुझ पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो मैंने 5 लगाया, उसने भी 5 लगाया, आ गया मैग्नीट्यूड आर सेम। अब जब मैंने फोर्स लगाया वो एक्शन था, उसने फोर्स लगाया वो क्या था, रिएक्शन था ना। रिएक्शन, एक्शन समझाया मैंने। जब मैंने इस पर फोर्स लगा तो एक्शन आ गया, जब इसने मुझ पर फोर्स लगा तो रिएक्शन आ गया। तो एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने समझा कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे आएगा, डिफरेंट बॉडीज के बगैर आएगा, क्योंकि न्यूटन का पहला जो लॉ थर्ड है वो यही रिलेशन देता है दो बॉडीज के फोर्स के, जो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स आता है उसका रिलेशन देता है। जब दो बॉडीज ही नहीं होगी न्यूटन का लॉ कहां से होगा? तो जब दो बॉडीज आई तभी न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पर अप्लाई होगा। अब आया दो दो चीजें समझी हमने, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, वो दो डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं और वो एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होंगे। जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तभी एक्शन होगा। पहले हमेशा एक्शन होता है, जब पहली फर्स्ट वाली बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तभी तो सेकंड वाली बॉडी मुझ पर फोर्स लगाएगी। अब यहां पर इनका जो एक्शन और रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें नेचर सेम होता है। मतलब क्या है नेचर सेम होने का?
नेचर जो फोर्स का है वो सेम है, नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम। मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास चार टाइप के फोर्सेस है। कितने टाइप के? चार टाइप के फोर्सेस है। अब देखना, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया, और इस वाली बॉडी ने मुझ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया। तो फोर्स और फोर्स, मैंने इस पे कौन सा फोर्स लगाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया। उसने भी मुझ पे कौन सा फोर्स लगाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया। तो ये होंगे एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में जो नेचर ऑफ फोर्स है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक यहां पर ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉक्स एक रखा हुआ है, इसका मास m है। क्या है? मास m है एक बॉक्स का। अब इसकी वेट की वजह से ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। अब ये mg क्या होता है? जब भी एक बॉक्स है ना, जब बॉक्स को मैंने एक सरफेस पर रखा, तो वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। किस पर? उस ग्राउंड पर। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। और उसका डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन जो ग्राउंड है वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा किस पर? बॉक्स पर, जितना बॉक्स ने ग्राउंड पर लगाया था, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ऊपर वाली डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन। अब देखो, जो बॉक्स ने नीचे वाला फोर्स लगाया था वो क्या था? mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गया mg मतलब मास ग्रेविटेशन। मास की वजह से जो फोर्स लगाया, वो किसकी वजह से? जो बॉक्स ने फोर्स लगाया किस पर? एक इस पर सरफेस ऑफ ग्राउंड पर। किसकी वजह से लगाया? ग्रेविटेशन की वजह से लगाया। लेकिन यहां पर जो ग्राउंड इस बॉक्स पे फोर्स लगाएगा ना, वो कौन सा फोर्स है? वो नॉर्मल होता है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल। और यहां पर जो फोर्स है, देखो, एक नॉर्मल फोर्स है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है। ये सेम फोर्सेस है? तो नहीं है सेम फोर्सेस। एक नॉर्मल फोर्स है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ये फोर्सेस सेम नहीं है, तो इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहेंगे। नेचर सेम आना चाहिए। जब नेचर सेम होगा फोर्सेस का, तभी एक्शन और रिएक्शन पेयर हम कहेंगे, तभी वो क्या होगा? एक्शन और रिएक्शन पेयर। अभी हमने क्या देखा था? जो एक्शन और रिएक्शन जो है, उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब देखो, मैंने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा, ये भी मुझ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, लेकिन जब उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, उस फोर्स से, जिस फोर्स से, सपोज मैंने इस पे फोर्स लगाया, अब इसने भी मुझ पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, लेकिन वहां पर जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिफरेंट होती है बॉडीज के बीच में। क्यों डिफरेंट होती है बॉडीज के बीच में? क्योंकि डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मास होता है। जिस बॉडी की मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट करेगी। याद रखना, न्यूटन का जो हमने जो एक्शन और रिएक्शन जो पढ़ा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा किस में आते हैं? पेयर्स में आते हैं। जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन भी होगा। जो हमने पढ़ा, एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन टू, और जो एक्शन और रिएक्शन है ये एक्ट करता है दो डिफरेंट बॉडीज पर। हमेशा इसमें क्या आएगी? दो डिफरेंट बॉडीज पर, दो डिफरेंट बॉडीज आएगी। अब देखो, साइमल्टेनियसली जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन भी होगा। और जो नेचर ऑफ फोर्सेस है, नेचर जो है फोर्सेस का, वो सेम होना चाहिए। और जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और एक्सेलरेशन सेम नहीं होती बॉडीज की, बिकॉज क्योंकि उनकी क्या होती है? मासेस डिफरेंट होते हैं। तो ये था एक्शन और रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे कि हमने सेकंड लॉ में एप्लीकेशन पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ वगैरह में, तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में जो एप्लीकेशन होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, वो है हाउ डू वी वॉक। हम कैसे चलते हैं? हम जब चलते हैं वहां पर भी न्यूटन थर्ड लॉ काम आता है। कैसे? वहां पर अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ होता है। सपोज ये एक ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है, ठीक है, और आप इस पे चल रहे हो। अब जब आप इस पर अपना फुट रखते हो, इस ग्राउंड पर आपने फुट रखा, तो आप चल पाओगे? जब आपने फुट रखा नहीं चल पाओगे। आपको क्या करना होगा? जब आप जो आपका जो पैर का फ्रंट वाला हिस्सा होगा, आप उससे ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हो, पीछे की तरफ धक्का देते हो। अब जब आप ग्राउंड को पुश करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का देता है, जिसकी वजह से आप चल पाते हो। अब यहां पर भी एक्शन और रिएक्शन आया। जब आपने ग्राउंड पर क्या किया? आपको ग्राउंड को धक्का दिया, मतलब आपने उसको पुश किया, मतलब आपने उससे फोर्स अप्लाई किया, तो वो आ गया हमारा एक्शन। ठीक है ना? क्योंकि पहले आप फर्स्ट बॉडी थी, आपने जब उस सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाया, तो वो आ गया आपका एक्शन। अब जब आप जो ग्राउंड है वो आप पर क्या करेगा?
उल्टी डायरेक्शन में करेगा ना, डायरेक्शन में फोर्स लगा, तभी तो आप चल पाओगे। आपने ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दिया तो ग्राउंड ने आपको आगे की तरफ धक्का दिया, तभी तो आप चल पाए। अब जो ग्राउंड जो फोर्स आप पर लगा रहा है फर्स्ट बॉडी पर, वो क्या है? आपका रिएक्शन। अब देखो यहां पर आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया किस पर? ग्राउंड पर। आपने क्या किया? आपने ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दिया, पीछे की तरफ धक्का दिया, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। आपने जब पीछे की वजह से धक्का दिया, आपने एक्शन किया। अब ग्राउंड ने आपको आगे की तरफ धक्का दिया, ग्राउंड ने जब आपको आगे की तरफ धक्का दिया तभी आप क्या हो गए? चल पाए। अब आपने देखा होगा, आप जब फ्रिक्शनलेस सरफेस जैसे कि आइस पे चलते हो या ऐसी जगह पे चलते हो, टाइल्स वगैरह जहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो वहां पर आप चल नहीं पाते हो। वहां पर क्या होता है? असल में वहां पे फ्रिक्शन जो है ना, उस ग्राउंड की कम होती है। उस फ्रिक्शन कम होने की वजह से जब आप उस पर पूरा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाते, आप उस ग्राउंड पर पूरा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ग्राउंड भी आप उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए आप चल नहीं पाते। अब आपने देखा होगा जो स्विम आप करते हो, तब आप क्या करते हो? आप पानी को पीछे धक्का देते हो, आप पानी पर फोर्स लगाते हो पीछे की डायरेक्शन में, और उल्टा जो पानी है वो आप पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आप स्विम कर पाते हो। अब जब आपने पानी पर क्या किया? फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, तो वो क्या है? आपका एक्शन। उल्टा रिएक्शन क्या देता है? पानी आपको आगे की तरफ धक्का देता है रिएक्शन के। कैसे? आपको जब आपने पीछे की तरफ धक्का दिया ना पानी को, तो जो पानी है वो आपको आगे की तरफ धक्का देगी, क्योंकि आपने पीछे की तरफ धक्का दिया, तो पानी रिएक्शन में आपको आगे की तरफ धक्का देगी, जिसकी वजह से आप स्विम कर पाते हो। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने अभी बोला था कि जब एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है। एग्जांपल, मैं 5 न्यूटन किसी बॉडी पर लगा रहा हूं, तो वो बॉडी भी मुझ पर 5 न्यूटन लगाएगी। अब वहां पर मैग्नीट्यूड सेम आया, लेकिन जब वो एक्सेलरेशन होगी वो डिफरेंट होती है। मैंने आपको कहा क्यों डिफरेंट होती है? ऑन द बेसिस ऑफ मास, क्योंकि मास डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट होता है। अब यहां पर समझा, एक और जो हमारी एप्लीकेशन है वो बेस्ड है व्हाई द गन रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब समझे आप, जब आपको झटका लगेगा, जब आपको जर्क लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, उसको रिकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आपको झटका लगेगा किसी चीज से पीछे की तरफ जर्क लगेगा, उसको आप क्या बोलते हैं? रिकॉइल बोलते हैं। अब देखो, जो गन है हमारी वो पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों होती है? जब एक गन मैन, उससे जब बुलेट निकलती है, जब वो फायर करता है, तो जो गन है वो पीछे क्यों जाती है? होता क्या है? देखो, यहां पर भी दो बॉडीज है, एक हमारी गन है और दूसरा हमारा बुलेट है। आया यहां पर दो बॉडीज का कॉन्सेप्ट, जो पहले ही बोला था, एक्शन और रिएक्शन दो बॉडीज के बीच में होता है। तो गन और बुलेट आया हमारा, दो बॉडीज आया। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर जब एक गन मैन फायर करता है, बुलेट देखो कितनी दूर जाती है। आपने देखा होगा टेलीविजन, बुलेट बहुत दूर जाती है, लेकिन गन तो वहीं पर रहती है, वो कुछ मीटर, कुछ सेंटीमीटर या कुछ बहुत कम डिस्टेंस पीछे तरफ जाती है। अब ऐसा क्यों है? जबकि बुलेट इतना दूर जाती है, तो गन कितनी क्यों नहीं जाती इतना पीछे? क्योंकि वहां पर मास आता है, जो गन का मास है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बुलेट, इसी वजह से वो उतना पीछे नहीं जाती। अगर मासेस दोनों के सेम होते, जितना वो जाएगी बुलेट उतना गन जाएगी, लेकिन यहां पर मासेस डिफरेंट है। और दूसरी वजह क्या होती है? गन मैन ने उसको पकड़ के रखा होता है, शोल्डर के साथ ऐसे रखा होता है, जिसकी वजह से गन ज्यादा पीछे ना जाए। इसीलिए क्या होता है? वो आप उसको रोकता है अपने फोर्स से पीछे जाने से। अब देखो, जब गन और बुलेट आए ना, तो वहां पर क्या होता है? जब बुलेट निकलती है गन से, जब बुलेट निकलती है गन से, तो गन और जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। अब जो पीछे की तरफ जाना है, बुलेट का क्या? अब जब बुलेट आप निकलती क्यों है? बुलेट निकलती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ गन। गन उसको फोर्स देता है बुलेट को, जिसकी वजह से वो आगे जाती है। अब बुलेट आगे जाई, तो जब न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर देखो, जब आपने एक बॉडी पर फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी भी यहां पर फोर्स लगाएगी। बुलेट पे आपने, गन ने फोर्स लगाया, तो बुलेट भी फोर्स लगाएगी ना गन पर, तो बुलेट ने भी फोर्स लगाया गन पर उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन बिकॉज ऑफ उसके मास की वजह से वो उतना पीछे नहीं जा पाती। फिर से समझे व्हाई अ गन रिकॉइल। जब एक बुलेट एक गन से निकलती है, तो बुलेट जैसा कि हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का एक्शन रिएक्शन में, वो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन वहां पर सेम नहीं होता, क्योंकि जो गन का मास है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बुलेट। अब जब बुलेट निकली गन से, जब बुलेट निकली गन से, तो गन में क्या होता है? गन भी उतनी दूर जानी चाहिए इतना बुलेट जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके मास की वजह से। किसके मास की वजह से? जो गन का मास है वो बुलेट से ज्यादा होता है। इसीलिए जब एक फायर होती है, जब बुलेट निकलती है, तो बुलेट भी
बुलेट किसकी वजह से बाहर निकलती है? जो फोर्स देता है गन उसको। अब जब गन ने फोर्स दिया बुलेट को, तो बुलेट उल्टा उस पर फोर्स देगी, जो बॉडी होगी फर्स्ट वाली बॉडी, जब उसने उस पर फोर्स देगा, जब बुलेट को भी फोर्स देना है किस पर? गन पर। अब जब गन पर भी फोर्स दिया तो वो उतना ही चलना चाहिए, इतना बुलेट जा रहा है, लेकिन उतना नहीं जाता बिकॉज ऑफ की मास की वजह से। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जब एक जो बोट है वो कैसे चलती है? बोट जब लेक में, वाटर में, कहीं पर जो चलती है वो कैसे चलती है? देखो यहां पर क्या होता है, जो बोटमैन होता है उसके पास ओर होता है वगैरह, जो उसकी जिसकी वजह से वो पीछे उसको धक्का देता है। अब वो ओर क्या करता है, जो बोटमैन है वो पानी को पीछे की तरफ फोर्स देता है, पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो उतना ही फोर्स लगाती है बोट पर, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बोट चल पाती है। देखो जो बोटमैन है वो पीछे की तरफ पानी पर फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ, उल्टा पानी फोर्स लगाता है बोट पर आगे की तरफ। आप जो बोटमैन है उससे ऐसे आपको क्या किया, ऐसे इस डायरेक्शन में क्या लगाया फोर्स, तो पानी आपको किस डायरेक्शन में फोर्स देगा? आगे की डायरेक्शन में। जैसे हमने स्विमिंग में होता है वैसे ही इसमें वही होता है। अब आगे जाते हैं। आपने देखा होगा जब एक बोटमैन या कोई पर्सन, एक बैंक जब बोट या कहीं बैंक पर रुकती है, कहीं किनारे रुकती है, तो वहां पर जब एक कोई पर्सन उतरता है, उस बोट से उतरता है, उतरता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने देखा होगा कि जो बोट है, जो उतरते टाइम जब जंप करता है पर्सन बोट से, तभी उसी टाइम क्या होता है, बोट पीछे चली जाती है थोड़ी सी। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्या होता है, जब एक पर्सन को उतरना होता है तो वो अपने पैर से बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, पीछे की तरफ पुश करता है, और उल्टा बोट जो पर्सन है उसको आगे की तरफ धक्का देता है, उसको आगे की तरफ धक्का देता है। अब जब उसने आगे की तरफ धक्का दिया तो पर्सन उतर जाएगा बोट से और बोट थोड़ी पीछे चले जाएगी। होता क्या है ना, देखो फिर से समझो। जब एक पर्सन होता है बोट पर, अब जब वो क्या करता है, अपने पैर से धक्का देता है किसको, बोट को पीछे की तरफ। जैसे हमने पढ़ा था हाउ डू वी वॉक, वैसे इसमें होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है ना, हाउ डू वी वॉक में समझो वहां पर क्या होता है, और इसमें इसको थोड़ा कंपेयर करो। देखो जो बोट, वहां पर बोट है इस केस में, जब हाउ डू वी, जब हम चलते हैं ग्राउंड पर, वहां पर क्या आया, हमारा अर्थ आया, अर्थ पे तो चलते हैं। अब कंपेयर करो इन दो का मास, अर्थ और बोट का, कंपेयर हो सकता है? देखो कितना बड़ा मास होगा अर्थ का और कितना छोटा मास है बोट का। अब देखो वहां पर भी ये वही कर रहा हो, जब पर्सन है ना, बोट पर भी वो वही करता है, पुश करता है अपने पैर से बोट को पीछे की तरफ, जिसकी वजह से बोट उसको धक्का देती है आगे की तरफ। लेकिन यहां पर मूवमेंट, एक्सेलरेशन दिखाती है कौन, बोट पीछे की तरफ जाती है। लेकिन यहां पर क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि यहां पर मास आया, क्योंकि यहां पर मास बहुत बड़ा है अर्थ का, यह हिलेगा नहीं आपके मास से, क्योंकि आपका मास बड़ा छोटा है, बहुत कम है, इसीलिए वहां पर यही होता है। लेकिन यहां पर मास की डिफरेंस है। अब देखो ना, जब बोट से आप उतरते हो तब आप क्या करते हो, अपने पैर से बोट को पीछे की तरफ धक्का देते हो, जबकि बोट का मास कम होता है, बोट की मास की कम की वजह होने से वो पीछे चला जाता है। उल्टा जब आप उसको पीछे की तरफ धक्का देते हो तो वो आपके क्या आ गया, एक्शन। अब रिएक्शन में वो क्या देगा, वो आपको आगे की तरफ धक्का देगा, आगे आपको उतरने के लिए आपको धक्का देगा, जिसकी वजह से आप उतर पाते हैं, तो वो उसका आ गया रिएक्शन। अब देखो द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह है, जो हमारे रॉकेट्स है, वो कैसे चलते हैं? वो प्रिंसिपल है जो एक्शन और रिएक्शन का प्रिंसिपल है, वो उस पर चलते हैं। किस पर? एक्शन एंड, एक्शन और रिएक्शन का जो प्रिंसिपल है, दे आर बेस्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन प्रिंसिपल, उसकी वजह से ये चलते हैं। देखो कैसे, जो एरोप्लेन होता है, सपोज ये एरोप्लेन है, इसमें इंजन तो होगा, इंजन है, इसमें क्या डलता है, फ्यूल डलता है। अब इस पे जो एंड पर क्या होते हैं, नोजल्स होती है, जहां से जो गैस है, जो इंजन में जो पेट्रोल या कुछ चीज जो भी सोर्स होगा वो जलेगा इसमें। अब उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो गैसेस है वो निकलती है, कहां से, वो बैक एंड पे निकलती है, एरोप्लेन का जो बैक एंड है वहां पर क्या निकलती है, वो गैसेस निकलती है। जब वो गैसेस निकलती है वो बड़ी स्पीड में होती है, बड़ी स्पीड, बड़ा फोर्स पे निकलती है। अब जब वो बड़ा फोर्स से निकलेगी वो गैसेस पीछे से, यहां से बैक एंड से, नोजल से, तो वहां से क्या होगा, उन गैसेस की वजह से वो जो गैस है वो बड़ा फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, एरोप्लेन पर, जिसकी वजह से वो चल पाता है। आप प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो घर में। आप बैलून एक लाइए, बैलून को फिल करिए, आप हवा से, एयर से फुल कीजिए। फिर क्या देखिए, आप उसको एक जगह पे पकड़िए, आप एक जगह पकड़िए, फिर देखिए जब जहां से हवा जाएगी, सपोज यहां से हवा जाएगी तो बैलून ऑब्वियसली यहां से जाएगी। आप ये प्रैक्टिकल देख लेना।
जब आप फिल करोगे बैलून को एयर से, तो फिर क्या होगा, जब आप उसको छोड़ोगे अचानक, तो जब गैस जो हवा जो निकलेगी, जो आपने फिल की थी बैलून में, वो अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो बैलून इस डायरेक्शन में जाएगी। अब वो बैलून क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ इस ईयर की वजह से। ये ईयर जब निकलता है, ये अपोजिट फोर्स लगाता है किस पर? इस बैलून पर, जिसकी वजह से ये चल पाता है। यही एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली देख सकते हैं, यही होता है हमारे एरोप्लेन्स में, तभी वो चल पाते हैं। नोजल से बड़ी गैसेस निकलती है, बड़ी तेज फोर्स से निकलती है। वो फोर्स की वजह से ये जो क्या होता है, जो ये एरोप्लेन है, इस पे क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, इस पे क्या हो जाता है, बड़ा फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से आगे चल पड़ता है। ऐसा ही होता है हमारे रॉकेट्स में। रॉकेट्स में आपने देखा होगा टेलीविजन पे, जब सैटेलाइट्स को ऊपर आसमान प्लेनेट पे छोड़ते हैं, तो क्या होता है वहां पर, जब यहां पर जो गैसेस आपने देखो, कितने बड़े गैसेस निकल रहे होते हैं नीचे से, तो रॉकेट कहां चला जा रहा होता है? ऊपर चला जा रहा होता है। तो क्यों जाता है ऊपर? यहां से जो गैसेस निकलते हैं वो डाउनवर्ड की तरफ निकलते हैं। अब जो डाउनवर्ड बड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, बड़े फोर्स, बड़े स्पीड से नीचे आते हैं। बड़ी स्पीड से जब नीचे आएंगे, तो जिसकी उसके फोर्स की वजह से, किसके, गैसेस की वजह से, जो फोर्स है उसकी वजह से, गैसेस के फोर्स की वजह से, जो ये रॉकेट है ये ऊपर की डायरेक्शन में चलता है। वही आपका डिफरेंट टू एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो रिएक्शन किसने किया? एक्शन का, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का एक केस है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ की एप्लीकेशन, ये एक्शन और रिएक्शन की जो है, ये उस पर एग्जांपल है, उस पर बेस्ड है। अब जब यहां से गैसेस निकले बड़ी स्पीड में, बड़े फोर्स में, तो उल्टा यहां पर क्या होगा, जो रॉकेट है वो हमारा ऊपर जाएगा, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये नीचे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो ऊपर जाएगा। तो ये होता है हमारा जेट एरोप्लेन। जो हमारे रॉकेट्स है वो कैसे चले जाते हैं ऊपर, या ऐसे जो एरोप्लेन वो तो सीधे की डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनके नोजल्स लगे होते हैं, वहां पर गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस की वजह से वो जो एरोप्लेन है वो आगे की तरफ चलता है। और रॉकेट्स में जो गैसेस है वो नीचे की तरफ चलते हैं, बड़े फोर्स में, बड़ी स्पीड में। तो उसकी वजह से जो रॉकेट है ऊपर चला जाता है। ये आप डिमॉन्स्ट्रेट करें घर में, जो आप बैलून एक लीजिए, उससे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से थोड़ा समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। तो आज के लिए इतना ही। हमारा न्यूटन लॉ जो था, हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, एक्शन और रिएक्शन पढ़ लिया, और जो हमने जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, वो भी पढ़ लिया। अगर किसी ने आप में से वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर वीडियो वो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा न्यूटन का जो 3 लॉ थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस।